दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ईरान इजराइल युद्ध का 5वां दिन। बर्बादी के बारूद ने मचाई तबाही। महायुद्ध ने दुनिया को हिला डाला। क्या दो गुटों में बंट गया है पूरा विश्व? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या इस युद्ध का अंजाम भयानक होगा? बारूद के बवंडर से कब निकलेगी दुनिया? नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। ईरान इजराइल युद्ध का आज 5वां दिन है। न ईरान रुक रहा है, न इजराइल रुकने को तैयार है। ऊपर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार युद्ध को उकसाने वाले बयान दे रहे हैं। ईरान कह रहा है कि खामनेई की मौत का बदला लेंगे, लेकर रहेंगे। इजराइल कह रहा है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। आखिर इजराइल ने कैसे ईरान के सुप्रीम लीडर को उनके सेफ जोन में जाकर ढेर कर दिया? खामनेई को मारने की इनसाइड स्टोरी सामने आ गई है, देखिए। Ayatollah Khamenei is dead. Dead. اللهم صل على وليك علي بن عدد ما أحاط به علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك। इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले किए, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट काफी पहले लिख दी गई थी। वैसे तो पिछले साल ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्हें पता है खामनेई कहां छिपे हैं, लेकिन अभी नहीं मारेंगे। लेकिन इस बात के 8 महीने बाद ही अमेरिका और इजराइल ने मिलकर सुप्रीम लीडर को मार दिया। असल में सुप्रीम लीडर खामनेई मौजूदा वक्त में 2 मोर्चों पर घिर चुके थे। बीते साल दिसंबर में आर्थिक नीति को लेकर जन विद्रोह की शुरुआत हुई थी। उसी विद्रोह की आग में अमेरिका ने घी डालने का काम किया था। अमेरिका ने अंदर से ईरान की जनता को पहले बागी बनाया और फिर मौका देखकर इजराइल के हाथों हमला करवाकर सुप्रीम लीडर की जान ले ली। खामनेई की हत्या युद्ध के पहले दिन ही हो चुकी थी, लेकिन इसकी घोषणा 1 मार्च को की गई। इससे पहले अमेरिका और ईरान के बीच में ओमान की मध्यस्थता में लगातार बातचीत जारी थी। कुछ मुद्दों पर सहमति थी, कुछ मुद्दों पर असहमति थी। अगले दौर की बातचीत होनी प्रस्तावित थी, लेकिन उससे पहले इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला बोल दिया और खामनेई की मौत हो गई। टाइम्स ऑफ इजराइल में 1 मार्च को जो रिपोर्ट छपी, उसके मुताबिक ईरानी एजेंसियों को चकमा देने के लिए इजराइल ने फुल प्रूफ रणनीति बनाई थी। हमले के प्लान पर फाइनल मुहर लगाई शुक्रवार को, क्योंकि यहूदी धर्म में शुक्रवार का दिन पवित्र होता है। अखबार की खबर के मुताबिक 27 फरवरी की शाम को इजराइल के टॉप मिलिट्री ऑफिसर छुट्टी पर चले गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन होता है तो अमूमन मिलिट्री ऑफिसर अपने हेडक्वार्टर में मौजूद होते हैं। लेकिन इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ अपने अधिकारियों और परिवार के साथ उस दिन डिनर के लिए निकल गए। ऐसा इसलिए ताकि ईरान की खुफिया नेटवर्क को सब कुछ सामान्य लगे। जबकि 22 फरवरी को ही न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि खामनेई को अपने टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर्स और नेताओं की हत्या की आशंका थी। इसकी जानकारी उन्होंने अपनी टीम को दे दी थी। बावजूद इसके खामनेई को ईरान की सिक्योरिटी टीम सुरक्षित जगह पर नहीं ले जा सकी।
खामनेई ईरान की राजधानी तेहरान के पास्चर स्ट्रीट में बेहद हाई सिक्योरिटी कैंपस में रहते थे। पूरी दुनिया को पता है कि वो घर से बाहर ना के बराबर निकलते थे। उनका सारा कामकाज इसी बिल्डिंग से चलता था। यही सेना के कमांडर हफ्ते में एक बार मीटिंग के लिए आते थे। 28 मार्च को जब इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए तो दोपहर बाद सुप्रीम लीडर की सैन्य अधिकारियों और बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की एक तस्वीर सामने आई थी, लेकिन सार्वजनिक तौर पर ये उनकी आखिरी तस्वीर साबित हुई। ये मीटिंग पहले से ही तय थी। असल में बताया ये जाता है कि खामनेई खुद को दिन में ज्यादा महफूज मानते थे, इसलिए दिन में सिक्योरिटी को लेकर बहुत गंभीर नहीं थे और यही चूक उनकी मौत का कारण बन गई। हुआ ये कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने इस बात की जानकारी हासिल की कि शनिवार को खामनेई अपने ठिकाने पर एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। CIA ने इस जानकारी को इजराइल की मोसाद के साथ साझा किया और उसके बाद अमेरिका और इजराइल ने साथ मिलकर शनिवार को ही खामनेई के ठिकाने पर हमला कर दिया और इस हमले में खामनेई को भागने का मौका भी नहीं मिल पाया। इस हमले में इजराइल ने खामनेई के घर और दफ्तर पर 30 मिसाइलें गिराई थी, जिसमें खामनेई के साथ 40 अफसर भी मारे गए थे। हमले से पहले ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने खामनेई को ठिकाना बदलने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हमले से ठीक पहले इजराइल ने तेहरान के पास्चर स्ट्रीट के आसपास के सभी मोबाइल टावर्स को हैक कर लिया था। ऐसा इसलिए ताकि हमले के वक्त सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के फ़ोन बिजी रहे, और हुआ भी ऐसा ही। हमले के तुरंत बाद सभी के मोबाइल फ़ोन बिजी टोन दिखाते रहे। इसके अलावा इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान की सभी ट्रैफिक लाइट्स पर लगे कैमरे यानी CCTV कैमरों को भी हैक कर लिया था। खामनेई की मौत के बाद से ही युद्ध और भड़का हुआ है। ईरान ने उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है जहां से दुनिया को 20% तेल की सप्लाई होती है। अगर युद्ध लंबा चला और हॉर्मुज बंद रहा तो भारत पर भी इसका साफ साफ असर देखने को मिल सकता है। वैसे हॉर्मुज है क्या और ईरान के लिए दुनिया को डराने का ये कितना बड़ा हथियार है, आपको जरूर जानना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गहरे नीले पानी का वो समंदर जो दुनिया के लिए तेल का द्वार है। खाड़ी देशों से विशाल समंदर के रास्ते दुनिया भर में तेल की सप्लाई होती है और हॉर्मुज उसी सप्लाई का शहंशाह है। लेकिन इसी हॉर्मुज में है एक रहस्यमयी संसार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही है हॉर्मुज नाम का एक छोटा सा द्वीप जो कि ज्यादातर बंजर और पहाड़ी है। ये द्वीप अपने मनोरम दृश्यों और रंगीन मिट्टी के लिए जाना जाता है। कुदरत ने यहाँ ऐसी कलाकारी की है कि इसे इंद्रधनुषी द्वीप भी कहा जाता है। सुनहरी नहरें, सुर्ख साहिल समंदर और मोहक नमक की खदानों के साथ ईरान का हॉर्मुज किसी जन्नत से कम नहीं दिखता। हॉर्मुज का ज्यादातर हिस्सा लाल रंग का है। जब भी सागर की लहरें हॉर्मुज द्वीप की रेत से टकराती हैं, तो लहरें गुलाबी हो जाती हैं। इस द्वीप पर जब बारिश होती है तो इसी लाल रंग की वजह से पानी बिल्कुल खून के रंग का दिखता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में लगभग 5 प्रमुख द्वीप हैं और कई छोटे टापू हैं जिन पर ईरान का अधिकार है। ईरान के तट से 8 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी के नीले पानी के बीच में हॉर्मुज जजीरा आसमान से आंसू जैसा दिखता है। ये इलाका ईरान का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। हॉर्मुज फारसी के शब्द हरमोज से बना है जो ईरानी देवता का नाम है। इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर रखा है। समंदर में जहाजों का जाम लगा हुआ है। हॉर्मुज वो रास्ता है जो फारस की खाड़ी को गहरे समंदर से जोड़ने का काम करती है। इसके उत्तर में ईरान है तो दक्षिण में ओमान। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने इस रास्ते को बंद कर रखा है और यहाँ से सिर्फ चीन और रूस के जहाज को ही गुजरने की इजाजत मिल रही है। 1 मार्च को ईरान ने पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर स्काई लाइट पर हमला किया जब वो ओमान के तट के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था। हमले में 4 लोग घायल हो गए। पूरे क्रू को निकाल लिया गया। ईरान ने चेतावनी दे रखी है कि अगर कोई जहाज या बोट यहाँ से गुजरी तो उसे जला दिया जाएगा।
होर्मुज में समंदर की चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है, जो सामरिक रूप से ईरान की बहुत बड़ी ताकत है। दुनिया की कुल खपत का करीब 50% हिस्सा इसी होर्मुज से होकर जाता है। औसतन 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद रोज इस रास्ते से निकलता है, यानी दुनिया के तेल उत्पाद का हर 5वां हिस्सा। 2020 में 19.1, 2021 में 19.4, 2022 में 21.4, 2023 में 21.4, 2024 में 20.3, 2025 में 20.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद इस रास्ते से ले जाया गया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अरब देशों की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम रूट है। इसके बंद होने से सबसे ज्यादा झटका खाड़ी के उन देशों को लगेगा जो इस वक्त ईरान के शत्रु बने बैठे हैं और अमेरिका का साथ दे रहे हैं। इन देशों में सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, यूएई जैसे अरब देश हैं, जहां एक तो पहले से ईरान मिसाइलें दाग रहा है और अब रास्ते को बंद करके आर्थिक चोट भी दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, या हिंदी में इसे आप होर्मुज जल डमरू मध्य कह लें, ये केवल एक समुद्री मार्ग नहीं है, बल्कि ये रास्ता वैश्विक राजनीति का एक बेहद ही संवेदनशील केंद्र भी है। इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो पाएंगे कि साल 1980 से 1988 के बीच जब ईरान और इराक का युद्ध चल रहा था, तब इस इलाके में दोनों देश एक दूसरे के टैंकर को टारगेट करते थे। इसे तब टैंकर युद्ध के नाम से जाना गया था। ईरान ने अभी पिछले महीने ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के एक हिस्से को नेवी ड्रिल यानी नौसेना के अभ्यास के लिए बंद किया था। इतिहास में ईरान ने जब जब इस रास्ते को थोड़ा या ज्यादा जितना भी बंद किया, उसका सीधा असर कच्चे तेल के इंटरनेशनल मार्केट पर पड़ता है। होर्मुज के समंदर का ये वीडियो 19 फरवरी का है। ईरान की सेना ने समंदर में रूस की सेना के साथ अभ्यास किया था। होर्मुज के रास्ते से भारत में क्या क्या आता है, अब वो भी जान लीजिए। करीब 51% कच्चा तेल, 60% LNG, 87% LPG। भारत के पास करीब 50 दिनों का पूरा तेल स्टॉक है। इसमें 25 दिनों का कच्चा तेल स्टॉक शामिल है। लेकिन ये रास्ता लंबे दिनों तक बंद रहा तो दुनिया में हाहाकार तय है। भारत अपनी जरूरत का 88% क्रूड ऑयल खरीदता है, जिसमें से 50% स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की वजह से प्रभावित है। आने वाले दिनों में इसका असर तेल की कीमतों पर भी दिखेगा और आपकी जेब पर भी। होर्मुज को बंद करके ईरान दुनिया को दबाव में ला रहा है और युद्ध को लंबा खींचने का प्लान बना रहा है। युद्ध अगर लंबा हुआ तो ईरान कैसे सुपर पावर के आगे टिकेगा, ये बड़ा सवाल है और इसी का जवाब तेहरान के इस गुप्त तहखाने में छिपा हुआ है। बढ़ गया ईरान और बढ़ गया घमासान। अमेरिका को लगा तो ये था कि ईरान पर हमला करके वो उसे तोड़ देगा, सरेंडर पर मजबूर कर देगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ईरान का पलटवार घातक होता जा रहा है। सुप्रीम लीडर खामेनी की हत्या के बाद ईरान अपने इस्लामिक सत्ता बचाने के लिए इस वक्त अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और उसी लड़ाई के लिए अमेरिका के दोस्तों पर करारा प्रहार कर रहा है। ईरान इस युद्ध में भले ही अकेला पड़ता दिख रहा है, लेकिन लड़ाई वो अमेरिका जैसी महाशक्ति, इजराइल जैसे शक्ति संपन्न और पड़ोस के दर्जन भर देशों से अकेला लड़ रहा है। आखिर ईरान के पास इतने हथियार कहां से आ रहे हैं? ईरान एक साथ दर्जन भर देशों से कैसे टकरा रहा है? ईरान को ताकत कहां से मिल रही है?
बहुत से लोग इस सवाल की चर्चा कर रहे हैं। दुनिया भर की मीडिया इस रहस्य से पर्दा उठाने में जुटी है। ऐसे में हम भी आपको ईरान की बारूदी ताकत से आपको रूबरू करा देते हैं। अभी जो आपने तस्वीर देखी या इस वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ईरान का वो तहखाना है जिसमें उसकी ताकत कैद है। तहखाने के अंदर मिसाइल से लेकर घातक ड्रोन तक का पूरा वीडियो शूट किया गया है। अमूमन इस तरह का शक्ति प्रदर्शन कोई मुल्क करता नहीं है, लेकिन ईरान का ये वीडियो तहखाने से बाहर आ चुका है। जमीन से 1600 फीट नीचे ईरान की यह मिसाइल सिटी है और इसमें तमाम तरह के खतरनाक हथियारों का जखीरा है। फरवरी 2025 में ईरान इस टनल का वीडियो आखिरी बार सार्वजनिक किया था। इसके बाद ईरान और इजराइल के बीच दूसरा युद्ध चल रहा है। ईरान के पास इस तरह की कम से कम 5 मिसाइल सिटी है। तेहरान, रमानशाह, सेमनार सहित 5 शहरों में इस तरह के तहखाने हैं। अमेरिकी का रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा मिसाइल ईरान के पास है। ईरान के पास 2000 किलोमीटर तक वार करने वाली मिसाइल भी है। दो 2000 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप? मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी बेस हैं, सब इसकी जद में आते हैं और 4 दिनों से ईरान ने जिस तरह से अमेरिकी बेसों पर वार किया है, वो इन्हीं मिसाइलों के जरिए किया है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें ही हैं। उसकी संख्या कितनी है इसका ठीक अंदाजा अमेरिकी एजेंसियों को भी नहीं है। इसलिए पक्के तौर पर यह कहा नहीं जा सकता कि ईरान कितना लंबा युद्ध खींच सकता है। वैसे भी ट्रंप 4 हफ्तों की बात कह चुके हैं। ईरान के पास खुर्राम शहर नाम की जो मिसाइल है, उसकी रेंज में 2000 किलोमीटर है। साथ ही सेजिल नाम की एक दूसरी मिसाइल भी है, उसकी रेंज भी 2000 किलोमीटर के आसपास की है। ये दोनों ही मिसाइलें ईरान की घातक मिसाइलों से शुमार हैं। सेजिल मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि अगर ईरान इसे अपने नातांज शहर से लॉन्च करता है तो फिर इजराइल का तेल अवीव वह 7 मिनट में पहुंच सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है कि ईरान ने पिछले दिनों 4000 किलोमीटर तक मारने वाली सेजिल 3 भी तैयार कर रखी है। हालांकि इसके बारे में अब तक कोई पुष्टि खबर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ईरान मिसाइलों का महाराज है। साल 2022 में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का यह अनुमान था कि इजराइल के पास 3000 मिसाइलें हैं। हालांकि पिछले साल इजराइल ने ईरान के मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का दावा भी किया था, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान के पास अब भी जखीरा है और उससे पिछले साल के युद्ध के बाद भी मिसाइल का मिशन जारी रखा। मिसाइल तो मिसाइल, ईरान का ड्रोन भी अमेरिकी और इजरायली हथियारों को टक्कर दे रहा है। ईरान के पास रडार को चकमा देने वाले ड्रोन्स बड़ी संख्या में है। सबसे एडवांस ड्रोन शाहिद 136 है। धीमी स्पीड के कारण डिटेक्ट नहीं हो पाता। 2500 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता है। 40 किलोग्राम विस्फोटक अपने साथ ले जाने में भी ये सक्षम है। ईरान के इस ड्रोन को आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये टारगेट के पास जाकर ब्लास्ट करता है। बहरीन कुवैत के अमेरिकी बेस पर जिन ड्रोन का इस्तेमाल हमले में कर रहा है, वो यही शाहिद ड्रोन है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि श्रीलंका के तट पर ईरानी जहाज पर हमला हुआ है। यूएस सबमरीन का ईरानी शिप पर हमला हुआ और ईरानी शिप पर हमले में 80 लोगों की मौत हुई है। युद्धाभ्यास से
उसके बाद भारत से ये लौट रहा था शिप, लेकिन उसी दौरान यूएस सबमरीन ने इसको निशाना बना दिया। तो ये बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि श्रीलंका के तट पर ईरानी जहाज पर हमला हुआ है। 80 लोगों के मारे जाने की जानकारी है। ईरान के जवाबी हमले की जद से भले ही अमेरिका ना हो उसमें, लेकिन उसके वो सैन्य ठिकाने बाकायदा निशाने पर हैं जिनके बलबूते उसने मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बना रखा है। ईरान के हमले से अमेरिकी बेस तबाह हो रहे हैं, और ये सामरिक रूप से वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, अब जरा वो जानिए। अल उदैद एयरबेस कतर, नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बेस बहरीन, कैंप अरिफजन आर्मी बेस कुवैत, प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब, अल धफरा एयरबेस यूएई, इरबिल एयरबेस इराक। खाड़ी देशों में मौजूद ये अमेरिकी सैन्य शक्ति के वो केंद्र हैं जिनके बलबूते अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की थल, जल और नभ को अपने नियंत्रण में ले लिया है। ये जंगी बेस अमेरिका के वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक हितों को साधने के लिए बैकबोन की तरह काम करते हैं। अपने सुप्रीम लीडर की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान खाड़ी देशों में मौजूद इन्हीं अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, अमेरिका की कमर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने बहरीन से लेकर कुवैत और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल दागी है। इसके अलावा सऊदी अरब, कतर और यूएई में भी ईरान की तरफ से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ईरान अगर अपने मकसद में थोड़ा भी कामयाब हो जाता है तो ये सीधे सीधे अमेरिका की ताकत को चुनौती होगी। पिछले साल 5 मई को ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कतर में मौजूद अल उदैद एयरबेस पहुंचे थे। कतर में मौजूद अल उदैद एयरबेस फारस खाड़ी में है, जो ईरान के ठीक सामने मौजूद है। अल उदैद एयरबेस यूएस सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी है। ईरान से तनाव के बीच यहाँ 100 एयरक्राफ्ट की तैनाती और घातक ड्रोन की मौजूदगी है। 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों ने यहां से ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला है। फारस की खाड़ी में समंदर में हुंकार भरती है अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट है। अमेरिकी नौसेना की शान का ठिकाना बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवल बेस। ये बेस अमेरिका और उसके सहयोगियों के जहाज, एयरक्राफ्ट को सुरक्षा मुहैया कराता है। इस बेस पे 9,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। इस बेस के जरिए अमेरिका ईरान की समुद्री गतिविधि पर भी नजर रखता है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन में मौजूद किसी अमेरिकी ठिकाने को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। कुवैत में मौजूद ये अमेरिकी सेना का कैंप अरिफजन आर्मी बेस है। सामरिक तौर पर अमेरिका के ये कैंप भी ईरान पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ये अमेरिकी सेना के लिए एक महत्वपूर्ण फॉरवर्ड रसद और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में कार्य करता है। यहाँ विमान, बख्तरबंद वाहनों की मरम्मत और रक्षा क्षेत्र के लिए कमांड एंड कंट्रोल की सुविधा है। ईरान की तरफ से कुवैत में मौजूद इस सैन्य ठिकाने को भी निशाना बनाया गया है। जिन सैन्य ठिकानों की मदद से अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी की, अब चुन-चुनकर उन ठिकानों को निशाना बना रहा है। अगर ईरान इसी तरह अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाता रहा तो दशकों से अमेरिका ने इलाके में जो दबदबा बनाया उसकी धार कुंद हो सकती है। इन ठिकानों के जरिए अमेरिका दुनिया भर के तेल और ऊर्जा मार्गों को नियंत्रित करता है। मिडिल ईस्ट से अफ्रीका, एशिया और यूरोप पर निगरानी रखना आसान है। खाड़ी मुल्कों को सुरक्षा देने के बदले अमेरिका को भी भारी पैसा मिलता है। खाड़ी के देश अमेरिका के हथियार खरीदार भी हैं। यानी ये बेस अमेरिका के लिए चेस बोर्ड की उन चालों की तरह है जो न केवल युद्ध के लिए तैयार रहती है बल्कि दुनिया भर के व्यापार और कूटनीति को भी अमेरिकी पक्ष में झुकाए रखती है। यानी दांव पर अमेरिका की साख लगी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि ईरान इजरायल युद्ध पर उड़ानों पर असर पड़ रहा है। इसकी वजह से
सऊदी एयरलाइंस ने कई शहरों की उड़ानों को रद्द किया है। 6 मार्च तक कुवैत, दुबई, अबू धाबी की उड़ानें रद्द कर दी हैं। तो जिस तरीके से एविएशन सेक्टर है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। ईरान इजराइल युद्ध के बाद उड़ानों पर असर है। सऊदी एयरलाइंस ने कई शहरों की उड़ानों को रद्द कर दिया और 6 मार्च तक कुवैत, दुबई, अबू धाबी की उड़ानें रद्द रहेंगी। सवाल यह है क्या वाकई ये महायुद्ध अब ईरान की मर्जी से रुकेगा? क्या वाकई अमेरिका को अंदाजा नहीं था कि ईरान इस जंग को फैला देगा? ट्रंप के नए बयानों से ऐसे संकेत हैं मानो अमेरिका इराक, अफगानिस्तान की तरह ईरान में लंबा उलझने वाला है। ईरान से जंग में अमेरिका को क्या मिला? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खामनेई के खात्मे पर भी खाली हाथ ट्रंप। अमेरिका ने गिलास फोड़ा, 12 आना। क्या ईरान से जंग में फंस गया अमेरिका? ईरान पर हमले से पहले ट्रंप के सलाहकारों ने टोका था कि युद्ध लंबा खिंच सकता है, अमेरिका उलझ न जाए। वही हुआ, ईरान डटकर लड़ रहा है और खामनेई को खत्म करके भी अमेरिका लड़ाई से निकल नहीं पा रहा। राष्ट्रपति ट्रंप के कल के बयान से साफ हो गया है कि अमेरिका अब भाग नहीं सकता। अब जब तक ईरान लड़ना चाहेगा, अमेरिका की भी मजबूरी है, लड़ना होगा। ट्रंप ने पहले कहा था ये जंग 2 से 3 हफ्ते चल सकती है, फिर इसकी मियाद बढ़ाकर उन्होंने 4 से 5 हफ्ते बताई और कल इसे और बढ़ा दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ये जंग अनंत काल तक लड़ने के लिए तैयार है। Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities and अयातुल्लाह अली खामनेई, ईरान के इस्लामिक क्रांति के चेहरे, ईरान के सुप्रीम लीडर, कट्टर तानाशाह, ईरान के रहबर खलीफा खामनेई को उनके समर्थक और उनके आलोचक अलग अलग तरह से पहचानते थे, जिन्हें अमेरिका ने मार डाला और 37 साल की खामनेई रिजीम को एक झटके में खात्मा कर दिया। जिसके बाद पूरी दुनिया ने सोचा कि ईरान में खामनेई की मौत पर मातम नहीं, जश्न मनाया जाएगा। लेकिन सड़कों पर अपने सुप्रीम लीडर की मौत का शोक मनाते ईरानियों को पूरी दुनिया ने देखा तो सवाल उठा कि ईरान के हीरो या विलन आखिर कौन और क्या थे खामनेई? अल्लाहु अकबर। दुनिया के लिए अयातुल्लाह अली खामनेई जो भी थे, लेकिन ईरानियों के दिल में खामनेई का दर्जा क्या था, ये खामनेई की मौत के बाद दुनिया ने महसूस तो जरूर किया होगा। सैयद अली हुसैनी खामनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. سرین کسمون از دست دادیم، بزرگمون از دست دادیم، آقامون از دست دادیم. ईरान ना सिर्फ शोक में है, बल्कि अपने सुप्रीम लीडर की मौत के बाद गुस्से में भी है। ईरान के आम लोगों का ये गुस्सा, ये शोक, ये आंसू अमेरिका के प्रति नफरत से भरे हैं, क्योंकि जब ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर बात चल रही थी, तब अमेरिका ने उनके सुप्रीम लीडर को धोखे से मार डाला। सूत्रों के मुताबिक शनिवार तड़के ये हमला हुआ। खामनेई अपने लीडरशिप हाउस में ही मौजूद थे। परिवार के साथ रहे खामनेई
हमले के वक्त अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ बैठक कर रहे थे। इजराइल का दावा है कि इस हमले में खामनेई के साथ उनके करीबी सहयोगी पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रमुख अली शामखानी और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर मोहम्मद पकपोर भी बैठक में शामिल थे। इसी बैठक के दौरान ताबड़तोड़ मिसाइलें कंपाउंड में बरसी और खामनेई मारे गए। ईरान के लोगों को लगता है कि खामनेई ने एक सच्चे सुप्रीम लीडर की तरह अपनी मौत को कबूल किया, क्योंकि खतरे के बावजूद खामनेई बिना डरे अपने आवाज पर रहे, ये जानते हुए भी कि वही अमेरिका का प्राइम टारगेट। و خب اون وضعیتی بود که اونا در مخیلشون بود. در نهایت اینا به این نتیجه رسیدن تا وقتی که رهبری ایران در دست امام خامنه‌ای است و ایشون با تسلطی که داره شگردهای اونها رو از بین میبره تصمیم گرفتن اول ایشون رو بزنن. ईरानी मीडिया में खामनेई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जब एक बच्चा खामनेई से कहता है कि वो शहीद होना चाहते हैं, तो 86 साल के खामनेई ने अपनी जिंदगी का फलसफा सामने रख दिया था। شما اول بزرگ بشید، انشالله قدرتون بلند بشه، درس بخونید و عالم بشین و انشالله برای اسلام مفید باشید. یه 80-90 سالم عمر کنید بعدم شهید بشید. अमेरिका के लिए खामनेई सबसे बड़े दुश्मन थे। इजराइल के लिए खामनेई खतरा थे। खामनेई ने मरते दम तक अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने से इनकार किया। که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند شه. ईरान में भी खामनेई को विलन मानने वालों की कोई कमी नहीं है। इसीलिए खामनेई की मौत के बाद ईरान में कुछ जगहों पर जश्न भी मनाया जा रहा है। लेकिन खामनेई के लिए आंसू बहाने वाले खामनेई की मौत पर जश्न मनाने वालों से कहीं ज्यादा है, जिनके लिए खामनेई सिर्फ सुप्रीम लीडर नहीं थे, बल्कि खलीफा थे, यानी अल्लाह के दूत। खामनेई की मौत के बाद ईरान में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया, जो अमेरिका के सामने कभी नहीं झुका। खामनेई ने कई बार स्पष्ट शब्दों में कहा कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा, अमेरिका की शर्तों पर कभी नहीं झुकेगा। 2025 में न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ के दौरान खामनेई ने कहा था कि ईरान अमेरिका के सामने कभी नहीं झुकेगा। वो नहीं चाहते थे कि ईरान अमेरिका का गुलाम बने। ट्रंप की धमकियों पर खामनेई ने खारिज करते हुए कहा था कि अमेरिका अब खुले तौर पर ईरान से सरेंडर मांग रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। खामनेई की मौत के बाद दुनिया भर में उनका एक बयान शेयर हो रहा है, जिसे अब ईरान अमेरिका के खिलाफ नेशनल पॉलिसी बना चुका है। این مسئله آمریکا و ایران اینی که شما میگید مرگ بر آمریکا، این یه شعار نیست صرفاً، این یک खत मशीए। 37 सालों तक ईरान में जिसका सिक्का चलता था, 30 सेकंड में उसका खात्मा हो गया। इतिहास उन्हें किस तरह से याद रखेगा, ईरान उन्हें कैसे याद करेगा, ये वक्त तय करेगा। एक तरफ तो खामनेई सादगी, धार्मिक गहराई और साहित्यिक रुचि वाले इंसान थे, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक रूप से कठोर, अटल और सत्ता केंद्रित नेता। उनके मौत के बाद भी लोग उन्हें इसी दोहरे चरित्र से याद कर रहे हैं। समर्थक शहीद का दर्जा दे रहे हैं और आलोचक दमनकारी तानाशाह के अंत के तौर पर। वो दौर जब ईरान मॉडर्न सोच में पश्चिमी देशों को कड़ी टक्कर देता था।
उस दौर में 19 अप्रैल 1939 को ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर मशहद में एक मौलवी के घर में अयातुल्लाह अली खामनेई का जन्म हुआ। खामनेई उस दौर के ईरान में बड़े हो रहे थे जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। उस दौर के ईरान में मॉडलिंग, फिल्में, नाइट क्लब पार्टीज और वेस्टर्न कपड़े पहनने का चलन था। तब 11 साल की उम्र में अयातुल्लाह खामनेई मौलवी बनकर इस्लाम के स्कॉलर बन गए थे। अयातुल्लाह अली खामनेई अपनी किताब सेल नंबर 14 द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अयातुल्लाह खामनेई में लिखते हैं, 1950 के दशक में मेरा दाखिला मशहद के एक नए इस्लामी स्कूल में हुआ। मुझे क्लास में सबसे आगे की सीट पर बैठाया जाता था। मैं मैथ्स और इंग्लिश में अच्छा था। एक बार स्कूल में प्रोग्राम हुआ जिसमें मैंने कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई। मेरी जमकर तारीफ हुई और फिर मैंने अपने पिता की तरह मौलवी बनने की राह चुनी। ईरान के सबसे पवित्र शहर मशहद में जन्मा एक बच्चा जो महज 11 साल की उम्र में मौलवी बन गया। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी छोटी उम्र का बच्चा एक दिन दुनिया की महाशक्तियों की आंख में आंख मिलाकर लगभग आधी सदी तक राज करेगा। एक कवि जो अमीन नाम से लिखा करता था, लेकिन वो क्रांति की आग में ऐसा झुलसा कि उसकी क्रिएटिविटी ही बुझ गई। वो नाम है खामनेई का। अपने गुरु और ईरान के धर्मगुरु रूहुल्लाह खोमेनी का खामनेई पर गहरा असर था, जो ईरान के शासकों की नीतियों के खिलाफ खड़े हो गए थे। खोमेनी को लगता था कि पश्चिमी देशों का रहन सहन ईरान और इस्लाम दोनों के खिलाफ है। खामनेई इससे बहुत प्रभावित हुए और यहीं से खामनेई ने राजनीति में पहला कदम रखा। खामनेई अपनी किताब में का दशक आते आते खामनेई राजनीति में माहिर हो गए। 1978 और 79 में इस्लामिक क्रांति अपने शबाब पर थी और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हुए तो खामनेई ने प्रदर्शनों को संगठित किया। लोगों को इस्लामिक गणराज्य के विचार से जोड़ा, पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ आवाज उठाई। वो क्रांतिकारी क्लेरिक्स के मुख्य चेहरों में थे जो ईरान के शाह की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए काम कर रहे थे। 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले उन्हें 6 बार जेल जाना पड़ा। जब शाह की सत्ता गिरी तो इस क्रांति का एक चेहरा खामनेई का भी था। ये आयतुल्लाह खोमेनी जो पहला रेवोल्यूशनरी लीडर था जो रेवोल्यूशन के बाद आया, उसके इनर सर्कल में था ये। पर ये थोड़ा टेक्नोक्रेट था और क्लेरिक था, यानी कि इस्लामिक रूल्स, थियोलॉजी के बारे में अच्छी जानकारी। तो ये इनर सर्कल में था शुरू में। तो ये 8-9 साल प्रेसिडेंट रहा आयतुल्लाह खोमेनी के अंदर। जब खोमेनी की डेथ हुई 89 में, इसको आयतुल्लाह बना दिया। फरवरी 1979 में खोमेनी वापस ईरान लौटे और इस्लामिक क्रांति की जीत हुई। खामनेई को इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी काउंसिल में शामिल किया गया, जो नई सरकार का आधार थी। इस्लामिक क्रांति के बाद खामनेई ने कई महत्वपूर्ण पद संभाले। उप रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने सेना को क्रांतिकारी विचारधारा से जोड़ने में मदद की और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का गठन किया, जो बाद में ईरान की सबसे ताकतवर संस्था बनी। 1981 में ईरान में राष्ट्रपति चुनाव हुए तो खामनेई 95% वोटों से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते और ईरान के तीसरे राष्ट्रपति बने। तब शपथ लेते हुए खामनेई ने कहा था, मैं इस्लामिक क्रांति की हिफाजत और जनता की सेवा के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। जून 1989 को खोमेनी का निधन हो गया तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की मीटिंग शुरू हुई। ये उसी दिन के विजुअल्स हैं, जो दिन ईरान के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। ईरान का सुप्रीम लीडर चुने जाने से पहले खामनेई ने कहा था कि वो इस पद के लायक नहीं है। لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید. نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟
खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाने के लिए ईरानी संविधान में संशोधन किया गया था। और फिर एक वो दिन था और एक शनिवार का दिन। खामनेई ने 37 साल तक ईरान पर राज किया। और अब आज का जनहित मंत्र। दूसरों के जीवन में रंग भरने वालों के जीवन का रंग कभी फीका नहीं पड़ता। जनहित पे इसी के साथ आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।